सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूनेस्को मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसकी स्टैचू लगाई गई है। तो आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। तो अभी भारत ने अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये अनावरण किसने किया? तो यूनेस्को में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वी शर्मा, उन्होंने किया। उद्देश्य है डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देना। तो सबसे पहले तो यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस और अभी नए डायरेक्टर जनरल बन गए खालिद एल इनानी। कहाँ से हैं? इजिप्ट से हैं। अब कुछ और स्टेचूज में आपको बताऊं तो अगर पूछे किस देश में अभी हनुमान जी की स्टेचू, जिसे कहते हैं स्टेचू ऑफ यूनियन, ये स्थापित की गई, अमेरिका के टेक्सास में 90 फीट ऊंची है। असम में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसको नाम दिया शौर्य की प्रतिमा। और लद्दाख में पेगोंग झील के किनारे भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्हें भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है इनको। पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा ये कहां पर स्थापित की गई? तो आंसर हो जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। तो अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था रामवी सुतार को, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में मंगसिर बगवाल उत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो मंगसिर बगवाल फेस्टिवल का आयोजन ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। अभी 21 से लेकर 23 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ। तो ये गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की पौराणिक वापसी का सम्मान करता है ये त्योहार, जो दीपावली के बाद तिब्बती सेना के खिलाफ लड़ाई से विजय होकर के घर लौटे थे। तो इसीलिए हम दीपावली के लगभग एक महीने के बाद दीप जलाने और खुशियां मनाने के लिए ये उत्सव का आयोजन करते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब मैं आपको उत्तराखंड ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ फेस्टिवल्स हम देखते हैं। एक तो हमने पढ़ा था सोनम लोसार महोत्सव, ये तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है नेपाल और सिक्किम में। लोसर फेस्टिवल मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और तिब्बती नववर्ष का त्योहार है ये त्योहार तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में और भारत में बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। सूरज कुंड मेले का आयोजन ये हुआ था फरीदाबाद में, 38 नंबर का एडिशन था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। दुनिया के सबसे बड़े झुमुर नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था असम में। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु, सिमोलू महोत्सव असम, झुमोयर बिनंदिनी महोत्सव असम, कागयेद नृत्य महोत्सव सिक्किम, मकर विलक्कू त्योहार ये मनाया जाता है केरल में, और फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, गान नगई फेस्टिवल ये मनाया जाता है मणिपुर में। करंट अफेयर्स वाले प्रश्न हो गए जो अभी न्यूज में थे। बाकी मैं आपको उत्तराखंड लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में उत्तराखंड। तो इसकी जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, और जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। तिहरी डैम है यहाँ पे भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में आपको मिलेगी। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसको शुरुआत में हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। वर्तमान में इसको रामगंगा नदी इसमें से होकर के निकलती है, तो उसी के नाम पे इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। और फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव अंडूरी मनाया जाता है। हरेला उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग हो गया, राजकीय पक्षी हो गया हिमालयन मोनाल, राजकीय फूल हो गया ब्रह्म कमल, और राजकीय मछली हो गया प्यूटेटोर महफीर। ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत के लिए सबसे ऊंची रैंक किस शहर ने हासिल की? मतलब इसमें टॉप पर कौन सा शहर है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा बंगलुरु। तो ये है वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स। इसको जारी किया रेजोनेंस कंसल्टेंसी ने। ये कनाडा की एक कंसल्टेंसी है, और इसने बताया कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 270 शहरों को इसने इस लिस्ट में शामिल किया है। और ये लिस्ट 2025-26 के लिए रहने, काम करने और घूमने के आधार पर तैयार की गई है। तो इसमें जो लंदन है वो लगातार 11वें साल इस सूची में टॉप पर है। मतलब बेस्ट सिटीज का अवार्ड मिला है लंदन को लगातार 11वें साल। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क है,
और तीसरे पे पेरिस है। और टॉप 10 में आप देख सकते हो एशिया के केवल 2 शहर शामिल हैं, टोक्यो और सिंगापुर। और भारत में बात करें तो भारत में टॉप पर शहर कौन सा है, बेस्ट शहर, तो बेंगलुरु है। पूरी लिस्ट में 29 नंबर पर है। वैसे मुंबई भी है भारत का, वो 40वें स्थान पर है। दिल्ली 54 नंबर पर है। और हैदराबाद 82 नंबर पर है। और इस लिस्ट को जारी किया है रेजोनेंस कंसल्टेंसी ने। कब? 2007 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वैंकूवर, कनाडा। ठीक है। तो वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 हमने पढ़ा है। भारत में टॉप पर बेंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 29 नंबर पर है। और वैसे टॉप पर कौन है? लंदन है, लगातार 11वें साल टॉप पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वर्ष 2026 के लिए किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार को। तो ये आइडिया है क्या, या इंटरनेशनल आइडिया क्या है? फुल फॉर्म हमने कहा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इसका नाम हो गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना होती है 1995 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्वीडन, स्टॉकहोम में। और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। और अभी इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया ज्ञानेश कुमार को, जो कि कौन है? वर्तमान में हमारे ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख बनी थी सोनाली मिश्रा। एलआईसी के एमडी सीईओ बने आर दोर्रई स्वामी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। एरिडाई के नए अध्यक्ष अजय सेठ बने। सनसेट टीवी के सीईओ बने उत्पल कुमार। एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंघल बने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक डॉक्टर ए राजराजन। और आईसीसी के सीईओ बने अभी संजू गुप्ता, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडी सीईओ बनी प्रिया नायर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे कविंदर गुप्ता। और गोवा के बने थे गवर्नर अशोक गजपति राजू। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर अशम कुमार घोष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात सेठ। और क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष एस राधा चौहान बनी थी। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुग्ध उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा पहला। तो अभी मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी एवं पंचायती राज मंत्रालय ने अभी 26 नवंबर को, जब हमने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया, उसी मौके पर नई दिल्ली में एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया। और इसमें बताया कि भारत दूध उत्पादन के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है। ये डेटा इन्होंने जारी किया। इसमें बताया कि वर्ष 2024-25 में देश में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ? 247.87 मिलियन टन। और इसके साथ भारत विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत में अलग अलग राज्यों में बात करें तो कौन सा राज्य नंबर 1 है? तो उत्तर प्रदेश, 16% इसका कंट्रीब्यूशन है। दूसरे पे राजस्थान है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है दूध उत्पादन के मामले में। वहीं अंडा उत्पादन में बात करें तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले पे चाइना है। और भारत में राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पर है। वहीं ऊन के मामले में भारत में टॉप पर राजस्थान है। 48% भारत का 48% ऊन का उत्पादन ये राजस्थान से होता है। वही मांस की बात करें तो भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। और भारत में टॉप पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, ऊन और मांस की बात करी थी, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में कुमारी कमला का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो आंसर होगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना, जिन्हें कमला लक्ष्मी नारायणन या बेबी कमला के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी अमेरिका में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1929 में हुआ था, मदुरै, तमिलनाडु में। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सहित लगभग 100 फिल्मों में भी काम किया है। 1940 से 1960 के दशक में वे भरतनाट्यम का सबसे प्रसिद्ध चेहरा रही। और 1970 के दशक में वे भरतनाट्यम में वुजुवुर शैली होती है, उसमें शिक्षिका बन गई। पद्म भूषण इनको मिला 1970 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है 1968 में। लेकिन अभी इनका निधन हो गया।
तो इनका नाम ध्यान में रखना, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। आप मुझे बताओ भरतनाट्यम ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है। बाकी निधन वाले कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, जैसे कि मिलिंद रेगे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट कहा जाता है, निधन हो गया। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे डॉक्टर पियरे सिल्वेन, इनका भी निधन हो गया, 2024 में मिला पद्मश्री। डॉक्टर के एम चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ थे और 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी, इनका भी निधन हो गया। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया। ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रोन ड्रेपर का निधन हो गया, साउथ अफ्रीका से थे। और वी रामास्वामी सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन महाभियोग चलाया नहीं जा सका उन पे। कुमुदनी लाखिया कथक से इनका संबंध था, गुजरात से थी, 2025 में मिला पद्मश्री, निधन हो गया। और डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व 5वें नंबर के अध्यक्ष थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्हीं की सिफारिश पे आई थी, कस्तूरी रंगन समिति। भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल का निधन हो गया, केरल से थे। आईसीएमआर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन का निधन हो गया, 2022 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में डीजीपीज और आईजीपीज कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन ये कहाँ पर होगा। तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन, इस बार इसका ये 60वां संस्करण होगा, 28 से लेकर 30 नवंबर तक। कहाँ पर? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। थीम है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था पिछले साल, वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। और अगर मैं पूछूं कि हमारा लक्ष्य क्या है नक्सलवाद को खत्म करने का, तो 31 मार्च 2026 का है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब कुछ और सम्मेलन समिट्स में आपको रिवाइज कराऊं, तो अभी 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट हुआ था उज्बेकिस्तान में। नाटो समिट हुआ है नीदरलैंड में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता हुई चेन्नई में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन मानेसर गुरुग्राम में हुआ। और एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक हुई नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई रांची, झारखंड में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ विशाखापत्तनम में। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज हुआ तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 ये हुई थी जिनेवा में। INC मतलब हो गया इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में चर्चा में रही सह्याद्री सिंधुरा, ये किसकी एक नई किस्म है। तो आंसर होगा रेड राइस। तो अभी केलाड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज शिवमोग्गा कर्नाटक ने बारीक दाने वाली लाल चावल की किस्म है सह्याद्री सिंधुरा, इसको विकसित किया है। इसकी मुख्य विशेषता है इसमें हाई प्रोटीन, आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा है। इस किस्म को विकसित करने में 5 वर्ष लग गए। और ये जो चावल की किस्म है ये लोकप्रिय ज्योति और बिलिया किस्मों का ही संस्करण है। तो इरिगेशन लैंड यानी कि सिंचित भूमि में प्रति हेक्टेयर 53 से 54 क्विंटल की उपज ये ला सकती है नई किस्म। और ये वैरायटी चावल में होने वाला एक ब्लास्ट डिजीज है उससे भी लड़ सकता है। तो सह्याद्री सिंधुरा ये चावल की एक किस्म है, रेड राइस की एक नई किस्म है। अच्छा, राइस से ही चावल से ही कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का है फिलीपींस, और भारत में का है कटक उड़ीसा में। जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कटक उड़ीसा में है। गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला और बैन करने वाला पहला देश बना था फिलीपींस। गोल्डन राइस विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है इसमें। भारत का पहला राइस ATM ये खुला उड़ीसा में। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में DRR100 कमला और पूसा DST1 ये विकसित की है। इनका संबंध चावल से ही है। वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पेन जीनोम बनाया। तो आंसर होगा चावल। ठीक है, तो चावल से ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से किस कक्षा से
किस कक्षा तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा कक्षा 6 से 8। तो सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 6 से 8 के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। इसका उद्देश्य है छात्रों को केवल किताबी ज्ञान से आगे ले जाकर वास्तविक जीवन कौशल सिखाना होगा, जैसे पौधों की देखभाल करना और बुनियादी यांत्रिक कार्य, ये सब। और इस पाठ्यक्रम के लिए एनसीईआरटी की कौशल बौद्ध श्रृंखला की पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा। और एक बात नोट डालना कि स्टूडेंट्स को 3 साल में यानी कि कक्षा 6, 7, 8 में टोटल 9 प्रोजेक्ट्स पूरे करने होंगे, जिसमें कुल मिलाकर के लगभग 270 घंटों का प्रैक्टिकल काम होगा। और हर साल 110 घंटे यानी कि 160 पीरियड केवल स्किल एजुकेशन के लिए होंगे। ये इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, ध्यान रखना। सीबीएसई की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्थापना होती है 1929 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और चेयरमैन कौन है? राहुल सिंह इसके चेयरमैन है। ठीक है, ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा इसका जकार्ता। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने 2025 के लिए वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को जारी किया, जिसके अनुसार इंडोनेशिया के जकार्ता लगभग 4.2 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है। इसने टोक्यो को पीछे छोड़ दिया। टोक्यो अब तीसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर ढाका है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की बात कर रहे हैं, किस शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इस मामले में अब पहले स्थान पे इंडोनेशिया का जकार्ता आ गया, दूसरे पे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, और तीसरे पे टोक्यो चला गया, जापान का टोक्यो। और भारत से कोई शहर इसमें है क्या? तो चौथे स्थान पर है नई दिल्ली। तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना होती है 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। बाकी देखो, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है जावोखिर सिंदारोव ने, उज्बेकिस्तान से हैं। फिर पूछा, भारत किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? 2030। और द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार किस राज्य की विधानसभा को इन्होंने संबोधित किया? उड़ीसा। और किसे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर बनाया गया? रोहित शर्मा। और किसानों के लिए रायथन्ना मिकोसम योजना ये शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका से। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मोहम्मद लतीफ़ खान को। नेशनल मिल्क डे मनाया 26 नवंबर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया? हैदराबाद। और आखिरी प्रश्न था कि ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सेट 1 ये लॉन्च किया किसने? एयरबस ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला टीम ने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा यहाँ पे अर्जेंटीना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।